नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गजा के अंदर भी रमजान मनाया जाएगा। पिछले साल भी बमों के बीच रमजान मनाया गया था। इस साल बम तो नहीं बरस रहे हैं, लेकिन चारों तरफ खंडहर हैं, लोग परेशान हैं। जाहिर है टूटे हुए घर हैं। यह कहा जा रहा है इन खंडहरों के नीचे अभी भी 8,000 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच रमजान मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल रमजान के पहले का आखिरी जुमा था। नमाजें पढ़ी गई और नमाजें कहां पढ़ी गई? टूटी हुई मसाजिद में नमाजें पढ़ी गई, क्योंकि ज्यादातर मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। बच्चे अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बड़े अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हालत यह है कि इजराइल ये देखकर परेशान हो सकता है, इजराइल ये देखकर सर पीट सकता है कि कैसे इस मुसीबत में भी उन्होंने अपने लिए रास्ते निकाल लिए हैं। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें कोका कोला की जो बॉटल होती है उसको बड़े खूबसूरत तरीके से सजाकर, चेंज करके, उस पर कुछ काम करके और इस तरह से गलियों में उनको लटकाया गया है, जैसे लग रहा है बिजली के लट्टू लटके हों, बिजली के बल्ब लटके हों। तो जब आप रमजान में जाइएगा, जब आप नमाजें पढ़िएगा, जब आप दुआएं कीजिएगा, तो उन दुआओं में गजा के इन बच्चों को और गजा के इन लोगों को भी याद रखिएगा। याद रखिएगा कि इतनी मुसीबतों के बावजूद कैसे लोग अपना त्योहार भी मनाते हैं, अपनी जिंदगियां भी जीते हैं। एक वीडियो मैं देख रहा था कि एक रबल हो चुका घर है, खंडहर हो चुका घर है, दरवाजे नहीं है, टूटा हुआ है, और वहां एक बच्ची पढ़ रही थी, भविष्य के बारे में सोच रही थी, अपनी जिंदगियां बना रही थी। ट्रंप से लेकर इजराइल और सारी दुनिया ने गजा के साथ जो किया है, फलस्तीन के साथ जो किया है, वो इतिहास के सबसे काले लफ्जों में लिखा जाएगा, सबसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन वहां के लोगों ने जिस जिद के साथ अपने आप को खड़ा रखा है, जिस जिद के साथ अपना वतन नहीं छोड़ा, अपनी जमीन नहीं छोड़ी और फिर से वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इतिहास के सबसे सुनहले अक्षरों में लिखा जाएगा। खैर, खबरों की तरफ अगर चलें तो हमास और इजिप्ट के बीच में कुछ बातचीत होने की सूचना आई है। यह मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि हमास का एक प्रतिनिधिमंडल इजिप्ट के लोगों से मिलेगा, इजिप्ट की लीडरशिप से मिलेगा और डिसआर्मामेंट से लेकर गजा को दोबारा कैसे चलाया जाए, गजा में क्या होगा, हमास का क्या रोल होगा और बाकी सारी चीजों पर डिस्कस करेगा। इसका एक मतलब बहुत क्लियर है कि हमास के साथ सीधी बातचीत वाले मसले पर इजराइल पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा है अमेरिका, क्योंकि इजराइल इस बात के बिल्कुल खिलाफ रहा है कि इजिप्ट या टर्की को इस प्रोसेस में कहीं से शामिल किया जाए। लेकिन हम देख ये रहे हैं कि इजिप्ट न केवल लगातार इस प्रोसेस में शामिल है, बल्कि अमेरिका की तरफ से हमास से बातचीत करने में इजिप्ट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। दरअसल कई और घटनाएं हैं जिन पर बात करना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि अली लारिजानी गए हुए थे कतर में हमास के लोग रहते हैं, उनसे भी उनकी बात हुई है। सारी प्रॉब्लम यह हो रही है कि हमास हथियार छोड़े इस जिद पर अड़ा हुआ है नेतन्याहू। उसका कहना है कि हमास से पूरी तरह से हथियार छीन लिए जाएं और हमास का वहां पर कोई रोल ना हो। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमास कोई आसमान से टपका हुआ संगठन नहीं है, वो फलस्तीनी लोगों का संगठन है और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका दावा यह है, और यह दावा कहीं से गलत भी नहीं है, कि फलस्तीन उसका मुल्क है और फलस्तीन के मुल्क का शासन हमास के पास है। तो जाहिर है जिसके पास शासन होगा उसी की आर्मी होगी। अल कासम उनकी आर्मी है जिसके पास हथियार होते हैं। अब नेतन्याहू से लेकर ट्रंप तक की जो सारी प्लानिंग है वो गजा को डीमिलिटराइज्ड इलाका बनाने की है। वैसे तो अगर आप देखें तो इस रूप में जापान भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीमिलिटराइज कर दिया गया। जापान के पास कोई आर्मी, कोई एयरफोर्स नहीं है। तो कोई कह सकता है कि डीमिलिटराइज होकर फलस्तीन आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन दो बातें यहां पर हैं। पहली बात तो ये कि डीमिलिटराइज होने के बावजूद आप फलस्तीन को एक आजाद मुल्क मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल किसी भी हालत में फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी तक का अगर इतिहास 70 साल का देखा जाए तो जब भी गजा में कोई पीसफुल बात हुई है, जब भी कोई समझौता हुआ है फलस्तीन के मुतालिक, उनको तोड़ने वालों में सबसे पहले इजराइल रहा है। इजराइल ने सबसे पहले वो समझौते तोड़े हैं। ओस्लो में एक कार्ड हुआ था और उसके हिसाब से वेस्ट बैंक से किसी को निकाला नहीं जा सकता। वेस्ट बैंक पूरी तरह से फलस्तीनी टेरिटरी होगा। लेकिन हुआ क्या? न केवल वेस्ट बैंक में लगातार मकान गिराए जा रहे हैं, वहां के लोगों को निकाला जा रहा है, बल्कि एक नया कानून बनाया गया जिसके तहत अब यहूदी वेस्ट बैंक में जमीन खरीद सकते हैं और पूरी साजिश यही है कि पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जाए।
तो जो ओस्लो एकॉर्ड हुआ, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिल गए, उसको भी नहीं माना इजराइल ने। और सोचिए इजराइल और अमेरिका किस हद तक की नीचता करते हैं। मार्क रूबियो कल बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है यूरोप और अमेरिका की, और उसमें वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन गजा के अंदर शांति नहीं करा पाया, यूनाइटेड नेशन का अब शांति की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं रह गया है। अरे भाई, यूनाइटेड नेशन ने जितने प्रपोजल पास किए आपने लागू ही नहीं होने दिया। यूनाइटेड नेशन में जब जब सीज फायर के लिए प्रपोजल आया, आपके बंदे या बंदी ने हाथ खड़ा कर दिया और सीज फायर नहीं होने दिया। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNRWA को इजराइल ने बैन किया तो आपने उसको पैसा देना बंद कर दिया। आपने तो यूएन के हर डिसीजन की मुखालिफत की है। आपने यूएन को वहां कुछ करने ही नहीं दिया है। और आज अगर यूएन किसी काम का नहीं रह गया है, या ये कहें कि यूएन लगभग मर गया है, सिर्फ उसकी लाश बाकी है, तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है सबसे बड़ा, तो वो जिम्मेदार है अमेरिका और इजराइल। यूएन का एक प्रस्ताव इजराइल ने नहीं माना। अगर यूएन के प्रस्ताव मानते तो लड़ाई इतनी लंबी नहीं खिंचती, बहुत पहले सीज फायर हो चुका होता। यूएन पे कब्जा तो तुम्हारा ही है, सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हो, जो तुम्हारे मन का नहीं होता है उस पर वीटो लगा देते हो और फिर कहते हो यूएन काम नहीं कर रहा है। दोहरापन ऐसा लगता है कि अमेरिकियों और इजरायलियों का सबसे बड़ा गुण है। जितने दोहरे चरित्र के ये हैं, शायद ही दुनिया में कोई हो सकता है। अब देखिए, ट्रंप एक तरफ कहता है कि हम समझौता करना चाहते हैं, दूसरी तरफ धमकी देता है, और तीसरी तरफ इसी सम्मेलन में बोलते हुए कहता है कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। अब आप सोचिए, आप ईरान की सरकार से बात कर रहे हो और कह रहे हो हम शांति चाहते हैं, हम डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, धमकी भी साथ में दे रहे हो और नीयत भी अपनी साफ कर रहे हो कि असल में तुम्हारी नीयत क्या है। असल में तुम्हारी नीयत ईरान के अंदर तख्ता पलट करना है। अमेरिका के अंदर कई बार वहां के जिम्मेदार लोग कह चुके हैं कि ईरान में डॉलर की कमी इसीलिए पैदा की गई ताकि वहां महंगाई बढ़े, लोग परेशान हो और लोग सड़क पर आए। यानी पहले तुमने जानबूझकर ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगाए, ईरान में डॉलर की कमी की, लोग सड़क पर आए तो CIA और मोसाद के एजेंट उसमें शामिल हो गए, गोलीबारी करने लगे। उस समय भी तख्ता पलट की उम्मीद थी। तुम यही उम्मीद कर रहे थे कि अंदर इतनी ज्यादा टेंशन हो जाए, इतनी ज्यादा परेशानी हो जाए कि बाहर से जब तुम अटैक करो तो ईरान बिल्कुल पलट जाए। लेकिन ईरान ने 4 दिन में सब संभाल लिया और तुम्हारी समझ में आया कि अगर जंग होती भी है तो खामनेई साहब को हटाना आसान काम नहीं होगा, बल्कि लगभग नामुमकिन होगा। तब तुमने डिप्लोमेसी की बात शुरू कर दी और डिप्लोमेसी के साथ तुम धमकी दे रहे हो। पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाकर वहां पर खड़ा किया, अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान को धमकाने के लिए तुम भेज रहे हो और तुमको लगता है कि तुम्हारी धमकी के डर में आके ईरान पूरी तरह से समर्पण कर दे। मुझे तो पूरा अंदेशा इस बात का है कि जब पूरा अरब वर्ल्ड रमजान मना रहा होगा, रोजे रख रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो इजराइल और अमेरिका उसी समय शैतानी हरकत करते हुए ईरान के ऊपर अटैक कर दे। क्योंकि जो नीयत है वो बहुत साफ दिखाई दे रही है, चाहे नेतन्याहू की नीयत हो और चाहे ट्रंप की नीयत हो। ये बेसिकली चाहते हैं वहां पर किसी तरह से तख्ता पलट हो जाए और इनका जो पिट्ठू है वो वहां पर गद्दी पर बैठ जाए ताकि वहां का तेल लूट सके। आप सोचिए, मतलब जरा सा दिमाग लगाइए और देखिए, समझ में आता है कि कैसे लोग हैं ये। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो लगातार उसके एडिटोरियल ऐसे आ रहे हैं कि अमेरिका से मिन्नतें कर रहा है, कैसे भी अटैक कर दें। आज जो एडिटोरियल आया है उसको आप देखेंगे तो वो शुरुआत होता है ईरान थ्रेट टू US, यानी अमेरिका को ईरान से खतरा। अब आप ये बताइए, ईरान के पास तो कोई ऐसी मिसाइल भी नहीं है जो ईरान चलाए और अमेरिका तक पहुंच जाए। अमेरिका के आसपास ईरान का कोई आर्मी का ठिकाना भी नहीं है, मिलिट्री ठिकाना भी नहीं है जहां से वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके। तो US को ईरान से कौन सा थ्रेट है? अमेरिका को ईरान से कौन सा खतरा है? ईरान ने कब अमेरिका के ऊपर हमला किया है? तस्वीर क्या लगाई जा रही है? जब अभी नेशनल डे वहां मनाया गया था तो ट्रंप की भी तस्वीरें जलाई गई थी। तो जब तुम्हारा नेता रोज रोज कहेगा कि सरकार पलटनी है, यह करना है, तो वहां के लोगों के मन में भी गुस्सा आएगा। लेकिन यह सब पूरा माहौल बनाया जा रहा है, अमेरिका से कहा जा रहा है कि ईरान तुम्हारे लिए खतरा है। अरे भाई, ईरान अगर खतरा है भी तो इजराइल के लिए है, अमेरिका के लिए तो कतई नहीं है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट तभी लागू हो पाएगा जब ईरान को खत्म कर दोगे। अमेरिका फर्स्ट और ईरान का क्या लेना देना? ईरान रोक रहा है अमेरिका फर्स्ट लागू करने का।
ये इजरायली और ये ज़ायनिस्ट जब अमेरिका फर्स्ट कहते हैं तो बेसिकली इजराइल फर्स्ट कहते हैं। इजराइल का जरूर इसमें फायदा है कि ईरान खत्म हो जाए, तब यह होगा कि कोई भी पूरे अरब वर्ल्ड में इजराइल के सामने तन कर खड़ा रहने वाला नहीं रह जाएगा। जैसे सीरिया में अंदर तक घुस गए वैसे ही ईरान में भी अंदर तक घुस जाएंगे। जैसे सीरिया में तबाही मचाई वैसे ईरान में भी तबाही मचाएंगे। जैसे लेबनान में जब चाहते हैं बम बरसा के चले आते हैं, वैसे ही ईरान में जब चाहेंगे बम बरसा के चले आएंगे। जब चाहेंगे अरब में घुस जाएंगे, जब चाहेंगे कहीं और घुस जाएंगे। ईरान के चलते ये सब नहीं कर पाता है इजराइल, इसलिए इजराइल के लिए तो खतरा हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए कैसा खतरा है मेरी तो समझ में नहीं आया। आपके समझ में आए तो बताइएगा। लेकिन इजरायली अखबार लगातार इस तरह की खबरें चलाते हैं ताकि किसी भी तरह से एक परसेप्शन बना सकें, माहौल बना सकें और अमेरिका अटैक करे ईरान के ऊपर, जो इजराइल के जायनिस्ट इस समय ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस ख्वाब की दिक्कत एक ही है, उनको भी यह पता है कि अमेरिका जिस दिन अटैक करेगा ईरान पलट के अटैक करेगा और उसकी मिसाइलें अमेरिका तो नहीं पहुंचेंगी, लेकिन तेल अवीव के सीने में पहुंचेंगी और उसके बाद जो हाल होगा वो 12 रोजा जंग को याद करते हुए किया जा सकता है। इसीलिए जंग टाली जा रही है, इसीलिए तैयारी इतनी की जा रही है कि इजराइल को भी बचाया जा सके। अगर वो डर नहीं होता तो अभी तक जंग शुरू हो गई होती। नियत तो इजराइल की इससे ही समझ में आ जाती है कि उसके अपने अखबार ऐसी खबरें चलाते हैं जो पूरी इजरायली सरकार के लिए होती हैं, और बाहर से पत्रकार आकर गजा में या इजराइल में रिपोर्टिंग ना कर सकें, इसके लिए सारी कोशिशें की जाती हैं। अभी आज की खबर है और यह खबर भी आप देखिए और समझिए। इटालियन पत्रकारों को इजराइल आने से रोक दिया गया है कि इटली के पत्रकार, इटली के सहाफी इजराइल या गजा जाकर रिपोर्टिंग ना कर सके। गजा के अंदर कोई रिपोर्टर नहीं जा सकता है विदेशी। अभी हरजोग ऑस्ट्रेलिया में था, इजराइल का राष्ट्रपति, उससे पूछा गया कि भाई आप पत्रकारों को क्यों नहीं जाने देते हैं, तो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि वहां बड़ा खतरा है, हम पत्रकारों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। और जब वो ये कहता है तो मुझे याद आता है कि गजा के कितने पत्रकारों को मार डाला गया। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आपको तमाम सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे कि कैसे हजारों पत्रकारों को वहां मार दिया गया। कितने पत्रकार तो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट एक रात पहले हमने सुनी और सुबह उठकर जब देखा तो पता चला कि उनको मार दिया गया। तो जो खुद पत्रकारों के सबसे बड़े हत्यारे हैं, उनको पत्रकारों की जान की फिक्र है, इसलिए गजा नहीं जाने दे रहे हैं। इस बात पर कोई भरोसा करेगा? हकीकत यह है कि इजराइल पत्रकारों को इसलिए वहां नहीं जाने देता है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया के पत्रकार गए तो इजराइल की हकीकत सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। लेकिन इस रुकावट के बावजूद इजराइल की हकीकत तो सारी दुनिया के सामने आ ही गई है। यह एक ऐसा जेनोसाइड है जिसको सारी दुनिया ने लाइव देखा है। हिंद रजब नाम की 6 साल की लड़की को सैकड़ों गोलियां जब मारी गईं तो वो दृश्य पूरे दुनिया ने देखा है। जब गर्भवती औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, घरों को गिराया गया, यूनिवर्सिटीज को गिराया गया, वो सब सारी दुनिया ने देखा है, बावजूद इसके कि वहां इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को जाने नहीं दिया गया। लेकिन पत्रकारों से वही डरता है जो तानाशाह होता है, जिसको ये डर होता है कि उसकी हकीकत दुनिया के सामने ना आ पाए। इसीलिए इजराइल का जो गोदी मीडिया है वो तो अपनी सरकार के लिए माहौल बनाता रहता है, लेकिन बाहर की मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाती है और गजा के सहाफियों को लगातार वहां मारा गया है। हालत यह है कि जो MSF बनाया गया है गजा के भले के लिए, जिस पर दावा है कि गजा का भला करेगा, उसने पहला बड़ा काम क्या किया है? गजा के कई सारे हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया है। यह आरोप लगाया है कि इनमें हथियार हैं, फला हैं, ढिमका हैं। पहले दिन से आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं, सबूत कोई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल बंद कर दीजिए ताकि बीमार लोगों का इलाज ना हो सके। यह भला अमेरिका और इजराइल के लोग कर रहे हैं। फलस्तीन के लोगों को आपकी चैरिटी नहीं चाहिए, आपकी दया नहीं चाहिए, आपकी इमदाद भी नहीं चाहिए। उनको आज़ादी चाहिए। उनको आज़ादी दे दीजिए, अपना सारा इंतजाम वो खुद कर लेंगे और देखते देखते दुनिया के अच्छे देशों में, दुनिया के सभ्य देशों में और दुनिया के पैसे वाले देशों में शामिल हो जाएंगे। और यही वो ख्वाब है जो हर फलस्तीनी देखता है और इसी ख्वाब से इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है। और यूरोप भी कहीं से कम नहीं है। आपको एक अच्छी खबर मैं और दे दूं जाते जाते। ब्रिटेन में एक संगठन बना हुआ था, पैलेस्टीनियन एक्शन। इंग्लैंड में जो पैलेस्टीनियन एक्शन संगठन था, अलग अलग शहरों में जो जुलूस निकलते थे, बाकी सारा कुछ होता था, यानी फलस्तीन के पक्ष में जितना अभियान चलता था उसको लीड करने के लिए बना हुआ था। स्ट्रेमर की जो गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट ब्रिटेन की,
उसने इसको इल्लीगल घोषित कर दिया था और इससे जुड़े कई लोगों को आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया था। मामला हाईकोर्ट में गया और कल यह फैसला आता है हाईकोर्ट का कि पैलेस्टीनियन एक्शन जो कर रहा है उसमें कुछ भी इल्लीगल नहीं है, तो पैलेस्टीनियन एक्शन के ऊपर लगा हुआ बैन हट जाता है। लेकिन यह बैन लगाने वाले कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्ट्रेमर, जिनके करीबियों का नाम एप्स्टीन की फाइल में है। यह किस लिए लगाया गया? ताकि इंग्लैंड के अंदर फलस्तीन की डिमांड ना हो सके, ताकि इंग्लैंड में फलस्तीन के पक्ष में जुलूस ना निकल सके। तो पूरा यूरोप छोड़ दीजिए, स्पेन को, नॉर्वे को, कुछ एक कंट्रीज को छोड़ दीजिए, लेकिन लगभग पूरा यूरोप, अमेरिका, ये सब गजा में जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हैं। और अभी भी अगर ईरान पे अमेरिका अटैक करेगा तो सब जाके अमेरिका के साथ खड़े होंगे। यूएन नहीं फेल हुआ है। खुद को सभ्य कहने वाले, खुद को प्रोग्रेसिव कहने वाले जो ये मुल्क थे, जो ये नेता थे, ये सब फेल हो गए हैं। और आज सारी दुनिया जानती है कि इनकी जगह या तो एप्स्टीन के हरम में है और या किसी हथियार डीलर के पैसों से ये अपनी अपनी गद्दियों पर बैठे हुए हैं। और दरअसल ये सबसे सुंदर सूट कोट पहनने के बावजूद असल में हत्यारे हैं। इनके हाथों पर अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के लाखों लोगों का खून लगा हुआ है। खैर, फिलहाल जो हालात हैं वो मैंने बयान किए। आगे भी जैसे जैसे जो डेवलप होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे मेंबर बनना चाहते हो, हमारी फैमिली के, TCN फैमिली के अगर मेंबर बनना चाहते हो तो बड़ा आसान है। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा है, उसको स्कैन कर लीजिए, या फिर हमने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में, किसी को भी हिट कीजिए या ज्वाइन का बटन दबाइए और ज्वाइन करके हमारी फैमिली के मेंबर बन जाइए। आप हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।